स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, फूलों का नगर। तो मेरे साथ आपके टीचर के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ परिचय। इस पाठ से हम सदैव अहिंसा को अपनाने और प्रकृति की रक्षा के महत्व को समझेंगे। तो प्रकृति की रक्षा हमने पिछले पाठ में भी इसके बारे में बात किया था, है ना। तो प्रकृति का क्या महत्व है और हम इसकी कैसे रक्षा कर सकते हैं, ये हम जानेंगे इस प्यारे से पाठ से। गुरु वेदांत के गुरुकुल में बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे। तो गुरु वेदांत की बात हो रही है और उनका गुरुकुल था एक, जहाँ से बहुत दूर दूर से बच्चे आते थे उनसे शिक्षा लेने, और गुरुकुल में रहा करते थे। सभी गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे और निपुण बनकर वापस लौटते थे। गुरुजी भी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे, उनमें से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे, ठीक है। तो गुरु भी सब बच्चे आते रहते, शिक्षा लेते और फिर चले जाते थे, और गुरु भी सबको सेम प्यार करते थे, ठीक है। गुरु वही अच्छा है जो अपने शिष्यों से बराबर का प्यार करता है। यूं तो उनकी सभी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और अनिरुद्ध दिन रात की परवाह किए बगैर आश्रम का कार्य किया करते थे। तो अब यहाँ पे दो बात हो रही है अमृत और अनिरुद्ध की, जो कि आश्रम का कार्य बिना दिन रात की परवाह किए करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। तो गुरुजी ने उनको बोला कि मैं तुम्हें अपनी सिद्ध दो बातें बता रहा हूँ और वो तुम इससे तुम्हारे राज्य में हमेशा खुशहाली रहेगी। तो बोलते हाँ जी, हम आपकी बात मानेंगे। तो दो बातें उन्होंने क्या बताई कि अहिंसा का मार्ग अपनाना, कभी भी हिंसा नहीं, कभी भी मार काट लड़ाई नहीं करनी है, और प्रकृति की रक्षा जरूर करनी है। प्रकृति क्या है, हमारे लिए जीवनदायिनी है। हमने पिछले पाठ में भी इस बारे में बात की थी। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। अनिरुद्ध ने कुछ वर्षों तक गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, किंतु राजा बनते ही उसे शिकार पर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब अनिरुद्ध उन्होंने काफी टाइम तक फॉलो किया गुरुजी की बात को। फिर वो जैसे ही राजा बना तो वो शिकार पे जाने लगा। और शिकार पे जाना तो क्या होता है, शिकार पे जाना इज लाइक हिंसा, ठीक है। तो वहां पे जाकर तो शिकार ही करता, तो शिकार करना हिंसा है। हरे भरे वृक्षों को काटकर उसने कई नगर बसवाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रहेगा, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा। अब पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, हवा नहीं होगी, है ना। तो क्या हुआ, जैसे जैसे उन्होंने पेड़ कटवा के वहां पे लोगों को बसाना शुरू किया तो क्या सूखा पड़ने लगा, बारिश ही नहीं हो रही है। अब वहां दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद आया। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। वह जब भी कहीं खाली जमीन देखता तो वहां पर फूलों के बीज बिखरवा देता। जहां खाली जमीन दिखी वहीं फूलों के बीज लगवा दिए, ठीक है। कुछ ही दिनों बाद वहां पौधे उगाते और उन पर रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलने लगते। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। तो सबको ये था कि फूल नहीं तोड़ने, फूल हमारी प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और दूसरी ओर जो अमृत था ना, देखो उसने फॉलो किया गुरुजी की बात को, ठीक है। ना पेड़ काटे, ना शिकार पर प्रतिबंध लगाया, और फिर उसके बाद जहां जमीन देखी वहां पे पेड़ लगवाए। एक दिन अमृत के दरबार में एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा अनिरुद्ध ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है, ठीक है। तो दूत क्या होता है, पहले राजा महाराजा जो होते थे उनके जो खुफिया एजेंट होते थे ना, उनको दूत बोला जाता है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, राजा अनिरुद्ध ने हम पे आक्रमण करना चाहा है, वे अपनी विशाल सेना सहित युद्ध के लिए राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा। इस पर महामंत्री ने विनम्र शब्दों में कहा, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेंगे। तो अब जब कोई आक्रमण कर देता है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होता है कि हम एक ही ऑप्शन होता है कि हम या तो जब कोई हम पे आक्रमण करता है या किसी राज्य पे आक्रमण करता है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसके बंदी बन जाएं, ठीक है, या फिर हम युद्ध करें। तो वहाँ यहाँ पे भी यही हुआ। महामंत्री ने कहा कि या तो हम बंदी बनना होगा या फिर हमें युद्ध करना होगा। यह सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर गई। बिना कुछ खाए पिए वह सारा दिन सारी रात सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए।
सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। ठीक है, तो बहुत सारे वृक्षों को देखकर, जिन पे पेड़ वो फल लगे हुए थे, तो उनको देखकर एक ख्याल आया, ट्रिक आ गई है ना। ख्याल, ट्रिक नहीं, इसे हम अच्छी ट्रिक बोल सकते हैं, एक अच्छा ख्याल बोल सकते हैं। महामंत्री का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। उसके बाद राजा बेफिक्र होकर महल चले गए, राजमहल चले गए। शाम के समय राजा अनिरुद्ध ने राज्य की सीमा पर अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। अब शाम को जब वो जो हैं राजा अनिरुद्ध हैं वो आए तो देखा, अरे वह इतना सुंदर नगर है ना। सेनापति से कहा, महाराज अब हमें आक्रमण करना चाहिए। ठीक है, तो वो बोलते हैं अब हम आक्रमण कर देते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहता हुआ अनिरुद्ध आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें निकाली, मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर धावा बोल दिया। अब जैसे ही वो करने वाले थे हमला, तो मधुमक्खियां चिपट गई। अब मधुमक्खियों का क्या होता है कि मधुमक्खियों को तो कोई मार भी नहीं सकता, ठीक है ना, उनको काटा जा सकता है ना उनसे लड़ा जा सकता है, उनका तो एक डंक ही काफी आपको तिल मिलाने के लिए। ठीक है, तो अब उनकी तलवारों में अब उनकी तलवारें किसी भी काम की नहीं रही। अब तलवारें अगर मधुमक्खी को मारेंगे तो वो उड़ जाएगी, तो अपने ही लगेगी, तो करे क्या, मधुमक्खी ने पूरी सेना को काट खाया। सैनिक जान बचाने के लिए वापस भागे, तो सेना क्या हुआ, वापस भाग गई। इसी बीच मधुमक्खियों ने अनिरुद्ध को भी काट लिया। उसका पूरा शरीर सूज गया, वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा, उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था और अमृत उनके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। अनिरुद्ध रूंधे गले से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुमने ही मेरी जान बचाई। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया, अहिंसा ही मेरा धर्म है। तो देखो, अनिरुद्ध ने बोला कि मैं तो तुम्हें मारने आया था और उल्टा तुम ही मेरी जान बचा रहे हो, है ना। और वो बोलते हैं कि अमृत कहता है कि मैं तो गुरुजी की बातों को फॉलो करता हूँ कि अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अब देखो, यहाँ पे दो फायदे हुए कि उनको बिना लड़े वो युद्ध जीत गए। उन्होंने अपने बगीचे में इतने सुंदर फूल लगाए थे कि मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया। मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया तो मधुमक्खियों को काटने से कौन ही रोक सकता है ना। अमृत ने अनिरुद्ध के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं, उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों के एक टुकड़े ने गुलेलों से छत्ते पर पत्थर मार दिए और छिप गए, जिससे गुस्से में सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। तो देखो क्या, छत्ते को छेड़ा, मधुमक्खी को छेड़ा और मधुमक्खियां जाके सेना पर टूट पड़ी। अब मधुमक्खियां ना ये नहीं देखती कि हमें किसने मारा, उनको जो सामने दिख जाए उसी को ही काट लेते, इसलिए छिड़ी हुई मक्खियों से दूर रहना चाहिए। अनिरुद्ध अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। वह बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं चलता हूँ। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से अनिरुद्ध से बोला, मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ, तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो, फूलों के बीज भी ले जाना, उन्हें तो मिट्टी में दबवा देना, ताकि जब तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम्हारा राज्य भी खूब हरा भरा पाऊँ। तो देखो, उसको पता था कि इनके राज्य में कैसी सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जितना तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ और फूलों के बीज भी ले जाना, ताकि तुम फूल लगा दो तो तुम्हारा राज्य भी हरा भरा हो जाए। अनिरुद्ध अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा फूलों का नगर बनाऊंगा। शिक्षा, अपने गुरुजन की सीख को अपनाकर ही हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो गुरु जो होते हैं ना, वो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, वो हमें कभी गलत नहीं कहते, और गुरु की बात जो मानते हैं वही ईश्वर को भी प्रिय होता है। तो गुरु की बात जरूर माननी है, और आपको, मैं भी आपकी गुरु हूँ, है ना, तो आपको मेरी बात भी जरूर माननी है। आप पेड़ों को कटने से बचाएंगे, नए पौधे लगाएंगे, और हो सके तो फूलों की एक घर में भी आप अपने एक छोटा सा गार्डन बना के रखेंगे जिसमें कई तरह के फूल हो, तो घर सुंदर लगता है उससे। ठीक है, शब्द ज्ञान, पालन मानना, प्रतिबंध रोक लगाना, निपुण कुशल, आक्रमण हमला, सहर्ष खुशी से, विनम्र नरम, पर्यावरण वातावरण, अचंबित हैरान, असंतुलित जो संतुलित ना हो, और स्थिति दशा। अभ्यास मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमृत और अनिरुद्ध के गुरु कौन थे? तो अमृत और अनिरुद्ध के गुरु थे गुरु वेदांत। दोनों राजकुमारों को गुरुजी ने क्या शिक्षा दी? तो दोनों को राजकुमारों को गुरुजी ने शिक्षा दी कि एक तो अहिंसा का धर्म पालन करना और प्रकृति की रक्षा करना। गुरुजी अपने शिष्यों को कैसा व्यवहार करते थे? तो वो अपने सब शिष्यों को समान मानते थे। अंत में अनिरुद्ध ने अमृत को क्या कहा? तो अंत में अनिरुद्ध ने अमृत को कहा कि मैं भी अब से तुम्हारी तरह गुरुजी की दोनों बातों का पालन करूंगा।
लिखित सही वाक्य के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। गुरुजी दोनों राजकुमारों से बहुत प्रसन्न थे, तो वो हाँ बिल्कुल पसंद थे। अनिरुद्ध के राज्य में फूलों के लदे वृक्ष थे, अनिरुद्ध के में नहीं थे, ये गलत है। सैनिकों को मधुमक्खियों ने काट लिया, सैनिकों हाँ बिल्कुल काट लिया। और अमृत ने अनिरुद्ध की जान बचाई, बिल्कुल बचाई। किसने कहा मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हुई, गुरुजी ने कहा था। युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे, ये अमृत ने कहा। मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया, तो ये भी अमृत ने कहा था। और मैं तुम्हें जान से मारने आया था, ये कहा था अनिरुद्ध ने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अमृत का राज्य कैसा दिखाई देता है? अमृत का राज्य फूलों से हरा भरा दिखाई देता था। अनिरुद्ध ने अपने राज्य में क्या किया हुआ था? अनिरुद्ध ने अपने राज्य में पेड़ कटवा के घर बना दिए थे, लोग बसा दिए थे, और वो हिंसा करने जाता था तो उसके राज्य एकदम सूखा पड़ा हुआ था और वहाँ पे बारिश भी नहीं होते थे। अमृत दूत की बात सुनकर क्यों परेशान हो गया और अमृत को युद्ध टालने में क्या विचार आया, ये आप पाठ में से ढूंढ के लिखेंगे। मूल्य आधारित प्रश्न, अमृत का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आप उसका चरित्र चित्र बनाएंगे यहाँ पे। और अनिरुद्ध का चरित्र कैसा था, ये भी आप यहाँ पे लिखेंगे। हमने पूरे पाठ में इसको डिस्कस किया, आप इसको विस्तार से लिखेंगे। भाषा ज्ञान, दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क श छ, क और श से षटकोण को मिला के छ बनाया जाता है, छ से क्षत्रिय, ठीक है, तो इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दिए गए संयुक्त व्यंजनों में एक एक शब्द लिखिए। तो आप छ से लिख सकते हो कक्षा, ठीक है, त्र से आप त्रिशूल लिख सकते हो, ज्ञ से ज्ञानी लिख सकते हो, और श से श्रमिक लिख सकते हो। आपके पास और कोई शब्द हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हो। दिए गए शब्दों के लिए समूहवाची शब्द लिखिए। समूहवाची, अंगूरों का, तो अंगूरों का क्या होगा, गुच्छा होता है, ठीक है, समूह में उसको क्या बोलते हैं, गुच्छा होता है। किताबों का ढेर आप लिख सकते हो। मधुमक्खियों का छत्ता और फूलों का बगीचा, तो ये आप इनको झुंड में लिखेंगे। दिए गए शब्दों के वचन बदलना है तो राजकुमार राजकुमारों, गुरु गुरु में बिंदी लग जाएगी, बड़ा ऊ लग जाएगा तो ये गुरु हो जाएगा। फूल फूलों, वृक्ष वृक्षों, मधुमक्खियों मधुमक्खी, ठीक है, और वस्तु वस्तुएं। दिए गए वाक्यों में सही वर्ण में ड़, ढ और ढ चुनकर लिखिए। तो पहला है हमारे पास सभी सैनिक ड़ लिखेंगे। ड़, भड़क उठे, भोजन ढक कर रखिए, तो भोजन को ढक कर रखना है तो बिंदी वाला ढ आप यहाँ पे लगाएंगे। मैंने उसे पकड़ लिया, तो अड़ आएगा पकड़ लिया। तुम बैठकर पढ़ो, तो यहाँ पे ढ आएगा पढ़ो, ठीक है। दिए गए शब्दों में वी जोड़कर नए शब्द बनाए। विदेश, विवाद, विफल, विज्ञान, विकार और विकल्प। इस तरह से आप नए शब्द बनाएंगे। रचनात्मक कार्य, दी गई जगह में 3 ऐसे काम लिखे जिससे हम प्रकृति को बचा सकते हैं। तो हम पानी को गंदा होने से रखेंगे, प्रकृति बच जाएगी। पानी में गंदा कूड़ा करकट, फैक्ट्रियों का निकला हुआ और सीवर का निकला हुआ गंदा पानी नहीं छोड़ेंगे, प्रकृति बचेगी। हम हवा में वायु प्रदूषण नहीं करेंगे, और जो ऐसी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास लाइक CNG, LPG गैस, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे CO2 कम प्रोड्यूस होती है, तो उससे भी प्रकृति बचेगी। और तीसरा हम इसके लिए कर सकते हैं कि हम जो कूड़ा करकट को ज़मीन पे इधर उधर ना फेंके, जो परफेक्ट उसके लिए कूड़ेदान बनाया गया उसी में ही डालें, तो उससे भी प्रकृति बच जाएगी। पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, विस्तार से बताइए। तो पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी हम पहले से ही जानते हैं, आप यहाँ पे विस्तार से लिखेंगे। किसी भी प्रकार की हिंसा मानवता के लिए श्राप के समान है, इसलिए सदैव अहिंसा का साथ दीजिए। तो जीवन का मूल्य हमारे पास यही है कि जो अहिंसा होती है वो हिंसा जो होती है वो इंसान को क्या बना देती है, पापी बना देती है, और ये श्राप के समान है, इसलिए हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।